नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष मिश्रा फेमस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक करंट इश्यूज़ के मुद्दे पर, जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा नई शिक्षा पद्धति लागू की गई है। आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि नई शिक्षा पद्धति क्या है। दोस्तों, नई शिक्षा पद्धति जानने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ध्यान देते हैं कि भारत में अगर कहा जाए कि शिक्षा पद्धति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो लॉर्ड मैकाले को ही भारत में शिक्षा पद्धति लाने का श्रेय दिया जाता है। इनको भारत में शिक्षा पद्धति का जनक भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई कि शिक्षा पद्धति किसने लाया। अगर हम बात करें कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, तब से लेकर के आज तक लगभग 73 सालों में ये तीसरी बार शिक्षा पद्धति आई है। पहली शिक्षा पद्धति 1968 में आई थी, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जो सेकेंड शिक्षा पद्धति आई वो 1986 में आई, जब राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। और जो थर्ड आई है ये 2020 में आई है, जिसमें इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो राजीव गांधी के समय में शिक्षा पद्धति लाई गई थी उसको 10+2 नामक शिक्षा पद्धति दिया गया। उसको 10+2 नाम दिया गया था उस शिक्षा पद्धति को, और उस शिक्षा पद्धति में अंतिम बार से 1992 में संशोधन किया गया था। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय शिक्षा मंत्रालय के तहत ही शिक्षा का कार्य किया जाता था, लेकिन 1986 ईस्वी में राजीव गांधी ने इस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके MHRD कर दिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक, तो इसका नाम कर दिया। अब देखते हैं कि जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति 2020 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है उसका क्या मतलब प्रारूप है। तो दोस्तों, ये जो मंत्रालय जो शिक्षा पद्धति में बदलाव किया गया है वो ऐसे ही नहीं किया गया है, उसके लिए विभिन्न समितियां बनाई गई हैं। तो TSR सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में 2016 में ही एक समिति का गठन किया गया था, जिस समय MHRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी थी। तो इन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए थे उस समय, लेकिन जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को MHRD मिनिस्टर बनाया गया था तो इन्होंने क्या किया कि जो इसरो के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनके नाम से एक समिति, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और जो इस दोनों समितियों ने मिल करके अपना एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है, तो उसके आधार पर नई शिक्षा पद्धति लाई गई है। तो इसमें जो इन्होंने सर्वे किया था लगभग उसमें 2 लाख ग्राम पंचायतों में इन्होंने सर्वे किया था, 6600 ब्लॉक में इन्होंने सर्वे किया था, और वर्तमान में 676 जिले हैं पूरे भारत में। इन सब में मतलब कि सर्वे करने के बाद जब सर्वे किया गया तो लगभग 2 लाख सुझाव ऐसे आए जो इन दोनों समितियों के पास में। इसके बाद में अंतिम रूप से इस समिति ने अपना सुझाव रखा सरकार के पास, तो सरकार ने इसके बाद अपना नई शिक्षा पद्धति लेकर के आई है। अब आइए जानते हैं कि नई शिक्षा पद्धति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे कैसे उसमें सुधार किए गए हैं। दोस्तों, जो नई शिक्षा पद्धति यानी 2020 की नई शिक्षा पद्धति है, इसको हम नाम देते हैं 5+3+3+4 यानी 4+3+3+4। और जो 1986 वाली थी उसको 10+2 नाम दिया गया था। 1986 वाले को 10+2 नाम दिया गया था। अब आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि 5+3+3+4 का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 5 वर्ष। 5 का मतलब 5 वर्ष। 5 वर्ष अगर आप अपना स्कूल में बिताते हैं तो आप प्री प्राइमरी का मतलब कि LKG, UKG, नर्सरी, यानी कि ये 3 साल तो आप प्री प्राइमरी में रहेंगे। ठीक, और उसके बाद पहली क्लास और दूसरी क्लास के लिए 2 वर्ष आपका लगेगा। इस तरह से कुल मिला के 5 वर्ष आप जब स्कूल में बिताएंगे तो आप 2 क्लास पास कर पाएंगे, दूसरी क्लास पास कर पाएंगे 5 वर्ष में।
अब ये बात आती है कि ये जो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल होगा, क्या इसके लिए सरकार नई स्कूल खोलेगी या नए नए विद्यालय बनाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है पहले से ही बनी हुई अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ाया जाएगा आपको। वहाँ पे आपको 5 साल देना है और दूसरी क्लास तक वहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद आप 3 का मतलब हो गया कि 3, 4, 5, ये जो 3, 4, 5 की क्लास आप पढ़ेंगे, इसमें सबसे मुख्य विशेषता यह है दोस्तों कि आपको आपके लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी तो रहेगा ही, लेकिन अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनकी जो शिक्षा आपको दी जाएगी वह आपके लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी। मान लीजिए कि आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो उड़िया में दिया जाएगा, तमिलनाडु के हैं तो तमिल में दिया जाएगा, राजस्थान के हैं तो राजस्थानी में दिया जाएगा, बिहार के हैं तो भोजपुरी में दिया जाएगा। मतलब कि कुल लगभग 8 भाषाओं में इसका ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो यह 8 भाषाओं में या क्षेत्रीय भाषाओं में आपको दिया जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 3 है, तो इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 वर्ष में आप ये 3 क्लास पास करेंगे, 6ठी, 7वीं और 8वीं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों ये है, इसमें ये बदलाव किया गया है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं को पढ़ते हुए आपको स्किल भी सिखाया जाएगा, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के अंदर कंप्यूटर पढ़ने की ज़्यादा रुचि है तो उसके कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अगर किसी मशीन की रिपेयरिंग करनी बहुत अच्छी लगती है तो उसको मशीन रिपेयरिंग सिखाया जाएगा। मान लीजिए जैसे साइकिल का पंचर बनाना हो गया, मोटरसाइकिल का कोई पार्ट्स रिपेयर करना हो गया, ये सब आदि। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मन लगता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिखाया जाएगा। यानी कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ते हुए बच्चे को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको कोडिंग सिखाई जाएगी। यानी कि जैसे ही वह बच्चा 8वीं का अपना मार्कशीट पाया उसके पास एक स्किल होगा, उसके पास एक स्किल डेवलपमेंट होगी। अब अगर यहाँ पे 9वीं 10वीं 4 साल में आप ये 4 क्लास पास करेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। इसकी मुख्य विशेषता दोस्तों ये है कि इसमें जो एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर वाइज होंगे। दूसरी चीज़ जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अब इसमें जो नंबर देने की जो मतलब आपको मार्क देने की जो व्यवस्था बनाई गई है वह 3 कैटेगरी में बनाई गई है। पहला तो एजुकेशन के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर मतलब कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं, जो किताबों से आप पढ़ रहे हैं और आपका जो मतलब टेस्ट वगैरह हो रहा है उससे जो नंबर मिलेगा प्राप्तांक वो रहेगा आपका। और दूसरा है कि आपको सेल्फ मार्किंग करनी है। मतलब कि अगर आपसे को अगर 10 नंबर का सेल्फ मार्किंग है तो आप अपने आप को 10 नंबर में से कितना नंबर देते हैं। मान लीजिए आपने 10 में 10 दे दिया और फिर जब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन वगैरह करके किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे आपको 10वीं क्लास का ही क्वेश्चन पूछ करके आपको मूल्यांकन वो कर लेगा, वो पता कर लेगा मतलब इंटरव्यू लेने वाला कि आपने स्वयं मूल्यांकन में कितना कमी किया है, यानी फ्रॉड किया है आपने जानबूझ करके। आता आपको कुछ नहीं है और आपने आप खुद को 10 नंबर दे दिए। तो ये सेल्फ मार्किंग की व्यवस्था की गई है। और तीसरा है दोस्तों के द्वारा आपको मार्किंग की जाएगी, मतलब नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये शिक्षा पद्धति ऐसी है जो कि पूरे स्कूल में या विद्यालय में बच्चों के अंदर एक संगठन बना के काम करेगी। मतलब दोनों आपसी मतभेद नहीं होगा किसी के अंदर। मान लीजिए जब पहले क्या होता था कि ये जो पिछली शिक्षा पद्धति थी इसमें बच्चों के अंदर काफ़ी दूरियां हो जाती थी, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना हो जाती थी। जैसे कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत लोगों को पीछे करके आया है आगे, तो क्या होता था कि उसके प्रति अदर बच्चों के मन में थोड़ी सी दुर्भावना हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि बच्चों को नंबर लेना है तो बच्चे आपस में एक दूसरे को संगठन में बना के रखेंगे, दोस्ती बना के रखेंगे, मिलजुल के रहेंगे। तो ये शिक्षा पद्धति जोड़ने का काम करेगी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है। अब आइए देखते हैं कि क्या आज जब हम 12वीं पास कर लेंगे, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे अपने अनुसार अपना शिक्षा का चुनाव कर सकते हैं। किस ट्रेड में जाना है, आपको साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, आपको आर्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये चीज़ पहले 12वीं 11वीं में थी, लेकिन उसमें भी क्या था कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री और बायो
अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना तब भी कंपलसरी है। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट अपने चुनाव के अनुसार ले सकते हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी थी। अब आइए बात करते हैं कि इसके बाद हायर एजुकेशन में क्या होगा। अब दोस्तों, अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 12वीं पास कर लिया, 12वीं पास करने के बाद तमाम ऐसी बातें होती हैं कि वो AIEEE करेगा, कि JEE करेगा, कि मतलब इंजीनियरिंग करेगा। तो इसके लिए सीधे सीधे एक संगठन बनाया गया है, NTA, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो एजेंसी है एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आपसे, जिसमें सभी बच्चों को भाग लेना पड़ेगा और वो एग्ज़ाम देंगे। तो उस एग्ज़ाम में पास होने के बाद वो अपने इच्छा के अनुसार फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग करता चाहता है तो इंजीनियरिंग कर लेगा, कोई BA करना चाहता है तो BA कर लेगा, कोई जो भी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार लोग कर लेंगे। तो उसमें हम पढ़ते हैं 13, 14 और 15वीं क्लास। सबसे इन तीनों क्लास में हायर एजुकेशन में ये सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट है। मल्टीपल एंट्री है और मल्टीपल एग्जिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप BA फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया आपने, और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए, 2-3 साल कहीं घूमिए फिरिए, या नौकरी करना है तो नौकरी करिए। फिर अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए। जब सेकेंड ईयर भी आपने पास कर लिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। फिर अगर आपका नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। फिर 2 साल बाद अगर आप थर्ड ईयर करना चाहते हैं तो थर्ड ईयर कर सकते हैं। जब आप थर्ड ईयर कर देंगे, मतलब थर्ड ईयर करेंगे, मतलब तीसरे साल जब पढ़ेंगे तो आपको एक डिग्री दी जाएगी। फर्स्ट ईयर में तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और जब लास्ट ईयर में पढ़ेंगे तो आपको डिग्री दे दी जाएगी, बैचलर की डिग्री दे दी जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बैचलर की भी डिग्री के लिए 2 तरह के रूल बनाए गए हैं। एक तो 3 साल का है, और एक 4 साल का है। अब ये 3 साल या 4 वर्ष में क्या अंतर है? देखिए, जो व्यक्ति केवल नौकरी के लिए पढ़ाई करना चाहता है, केवल डिग्री लेना चाहता है कि बस उसको नौकरी चाहिए, कहीं पे भी मिल जाए, तो वो 3 साल का ले सकता है, 3 साल की डिग्री ले सकता है। लेकिन व्यक्ति अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, या फिर BEd वगैरह करना चाहता है, तो वो 4 साल की डिग्री लेगा। जिसको रिसर्च करना है किसी चीज़ पे, तो वो 4 साल का डिग्री लेगा। अब बात आती है कि अगर इस ग्रेजुएट के बाद अगर मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता है, तो जो 3 साल वाला है, वो जब वो पोस्ट ग्रेजुएट करेगा, यानी MA या MSc करता है, तो उसको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। मास्टर की डिग्री लेने के लिए उसे 2 साल पढ़ना पड़ेगा। जबकि ये जो 4 साल वाला है वह केवल 1 साल ही मास्टर की डिग्री, 1 साल में ही मास्टर की डिग्री हासिल कर लेगा। ये फ़ायदा यहाँ पे है। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि क्या ये BEd वगैरह जितने भी मतलब कोर्स हैं ये ख़त्म कर दिए जाएंगे? नहीं दोस्तों, ख़त्म नहीं होंगे। ये इसमें क्या होगा कि अगर जो व्यक्ति 4 साल वाला डिग्री ले रहा है या 3 साल वाला डिग्री ले रहा है, ग्रेजुएशन में ही आपको BEd की सारी शिक्षाएँ दे दी जाएंगी कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे किसी को ट्रेट करना है, ये सारी चीज़ यहीं पे हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उसी के थ्रू आप अपना कैटेगरी चुनाव कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आप MA और MSc के बाद कोई व्यक्ति MPhil करता है, उसके बाद उसको PhD करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि MPhil की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है, पूरी तरह से MPhil नहीं करवाया जाएगा। अब जैसे ही आप ये 4 साल वाला डिग्री लेते हैं बैचलर की, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और तुरंत आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हायर एजुकेशन की क्वालिटी थी। तो दोस्तों आज हमारी ये शिक्षा पद्धति रही। उम्मीद करता हूँ कि ये शिक्षा पद्धति आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।